तेरी सितमगरी अभी हाल ही के करम से माखूज़ किस्त नंबर 15 लिखा रहे ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वो जब से कॉलेज से आई थी तब से वो सितमगर खामोश था। वो तब से कमरे में बंद था। रोशना प्लीज़ डोर ओपन करें। पहले भी वो नॉक करके कह गई थी। उसने 2-3 बार नॉक किया था। आपकी बार वो सिसक पड़ी थी। इशू प्लीज़ चली जाओ। मुझे पहले ही बहुत गुस्सा है। ख्वाह तुम पर निकल जाएगा। वो अपने हाथों की मुट्ठियों को भींचते हुए बोला था। गुस्सा छोड़कर बेशक मार ले, पर ऐसे नाराज़ तो मत हो। वो सिसकते हुए बोली थी। मैं तुम पे गुस्सा करूं, तब तुम्हें मसला। मैं खफा हूं, तब तुम्हें मसला। मैं नाराज़ हूं, तब तुम्हें मसला। मैं तुम्हारी साथ को जानने की कोशिश करूं, तब तुम्हें मसला। मैं तुमसे लाताल्लुकी बरतूं, तब तुम्हें मसला। बता दो आखिर चाहती क्या हो। वो दरवाज़ा खोलकर अब की बार ऊंची आवाज़ में बोला। सॉरी ना, मुझे लगा आप मेरा यकीन नहीं करेंगे और कॉलेज में सबके सामने मेरी बेइज्जती कर देंगे। वो उसकी सख्त नज़रों से ख़ाइफ़ होती हुई बोली थी। हाँ, तुम्हें लगा मैं बेग़ैरत हूँ, जो तुम्हारी बेइज़्ज़ती करने से खुश हो जाऊँगा। उसकी रोई-रोई आँखों को देखता वो मज़ीद बोला, अच्छा ना, मैं फिर से सॉरी करती हूँ। वो उसके गुस्से को कम करने के लिए बोली थी, इस बारे में बाद में बात होगी, रात को। रात को शायद देर हो जाए। मैं फ़िलहाल ऑफ़िस जा रहा हूँ, तुम सो जाओ। सारी रात तुम नहीं सोई। वो संजीदगी से कहता बिना इसकी तरफ देखे निकल गया था। जबकि वो इसको खफ़ा होते देखकर नमनाक आँखों से ओझल होता देख रही थी। मीनू बच्चे, हसनाल आया था घर। वो आगा जान को रात का खाना देने आई थी जब उन्होंने उससे पूछा था। ज जी आगा जान आए थे। उसने नज़रें झुकाकर जवाब दिया था। वो आगा जान के सामने उसको इज़्ज़त देते हुए बोली थी। मुझे मिलकर क्यों नहीं गया? वो तो ईद का चाँद ही हो गया है। पहले तो 1 मिनट भी नहीं रह सकता था। सुबह से फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहा हूँ, लेकिन वो है कि उठा ही नहीं रहा। मुझे इसकी तरफ से बहुत परेशानी होती जा रही है। अपनी तो इस लड़के को परवाह ही नहीं है। आगा जान, वो ठीक थे, उनकी रात को तबीयत ख़राब थी, लेकिन सुबह तो वो चले गए थे। अगर हसनान इस वक़्त यहाँ होता, तो उसकी इतनी इज़्ज़त देने पर ख़श गाकर गिर पड़ता। आगा जान, मैं आपको अशनान के मुतालिक एक बात बताने आई हूँ। प्लीज़ ये बात मम्मा को बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने आपको बताई है। वो इनकी कमज़ोर नहीं हाथों को हाथों में लेते हुए राज़दारी से बोली थी। मैं पागल नज़र आता हूँ? मुझे पता है उसकी फितरत का। बताओ बात। वो रंजीदा से बोले थे। आगा जान, अम्मी जो प्लाट अशनार के नाम लगा रहे हैं, इनको आप पर बहुत गुस्सा है। वो इस प्लाट की वजह से अशनार को मारने के मंसूबे बनाए बैठी हैं। वो अशनार को नुकसान पहुँचाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। वो धीमी आवाज़ में बोली कि कोई सुन ना ले। तुम्हें किसने बताया? वो हकीकी मानों में परेशान हुए थे, लेकिन पहले तस्दीक करना चाहते थे। अशनार को लेकर और मम्मा और मेरी बहुत ज़्यादा बहस हुई है। मैंने बस इन्हें ये कहा था कि मैं और आगा जान अशनार को वापस ले आएँगे। तो वो इस बात से ख़फ़ा हो गईं और उन्होंने मुझे वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कहा कि वो अशनार को जान से मार देंगी। आगा जान, आप कुछ करें ना, अम्मी ज़िद की बहुत पक्की हैं। वो अब अशनार को नुकसान पहुँचाने के लिए आखिरी हद तक जाएँगी। मैं कल भी आपके कमरे में आई थी, लेकिन आपके हाई ब्लड प्रेशर की वज़ह से नहीं बता सकी। खाला मुझे बात करने का मौका ही नहीं दे रही हैं। ताया तो मुझे देखकर ही मुँह फेर लेते हैं। इनको कैसे बताती? वो तो खुद मुझे अशनार का दुश्मन समझे बैठे हैं। मीनू पुत्र, इस वक़्त तुम नफ़रत में आगे ना बढ़ती, तो कोई तुम्हें कुछ भी ना कहता। लेकिन ये अहमियत तुमने खुद गँवाई है अपने हाथों से। मैं खुद तुम्हारी खाला और ताया के आगे डट जाता, लेकिन जो काम तुमने किया है, बहुत गलत किया है। तहमीना और सग़ीर भले तुमसे जितनी मोहब्बत करते थे, लेकिन इनकी अपनी औलाद के आगे तुम्हारी अहमियत सिफ़र है। ये इन दोनों की बात नहीं है, पूरे माशरे में ये आम बात है। अपनी औलाद के लिए इंसान खुद गर्ज़ होता है। वो अशनान और रोशनान के साथ जो किया, रोशनान अपनी ज़िद की वज़ह से घर नहीं आ रहा। सग़ीर इस बात पे परेशान है, तो जो बात किया करे, इनको दिल पर मत लिया ना। बस इनकी बातें सह लिया करो। वो उसे नसीहत भी दे रहे थे और दिलासा भी। आगा जान, कसम से मुझे नहीं पता था कि मेरे एक गलत कदम की वज़ह से आप और सग़ीर ताया इतने गुस्से में आ जाएँगे। मैं तो बस अशनार को रोशनार की नज़रों से गिराना चाहती थी। वो जिस तरह रोशनार से क्लोज़ थी, मुझे लगा था कि रोशनार शादी के बाद भी इसी ही को अहमियत देगा।
اس لیے وہ خط میں نے اسے پکڑایا تھا اور اس رات کی حرکت میں کچھ حد تک غلطی مما کی بھی تھی۔ میں واقعی خود غرض ہوں آقا جان۔ میں نے اشنار کو سب کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی تھی، لیکن آقا جان اس کا رتبہ اور بلند ہو گیا۔ میں اس حرکت کی وجہ سے خود کی نظروں میں گر گئی، گھر والوں کی نظروں سے گر گئی اور سب سے بڑھ کر اپنے اللہ کی نظروں سے گر گئی۔ وہ یہ کہتی ہوئی رونے لگی، حسنار پتر تم؟ آغا جان اس کو دیکھ کر گھبرا سے گئے تھے۔ وہ جو دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا بے یقینی کی زد میں تھا۔ وہ تو آغا جان کی 20 مس کال دیکھ کر آیا تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ شاید آغا جان کی طبیعت خراب نہ ہو گئی ہو، لیکن وہ آغا جان کی وجہ سے آج گھر جلدی آیا تھا۔ لیکن اپنی پیاری بیوی کے منہ سے اس کا جرم سن کر سناٹوں کی زد میں تھا۔ اس کی بیوی اپنا جرم اپنے منہ سے بتا رہی تھی۔ آغا جان کے منہ سے حسنار کا نام نکلنے کی دیر تھی کہ منال کے پیروں کی تلے سے زمین نکل گئی۔ منال نے اس کی آنکھوں میں کیا کیا نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے اعتباری، بے یقینی، دکھ، غصہ اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، لیکن اس شخص کی آنکھوں میں مان ٹوٹ جانے کی کرچیاں تھیں۔ وہ اس شخص کی نگاہوں میں دیکھ نہ پائی۔ وہ ساکت کھڑا تھا۔ تجھ پہ جو مان تھا ٹوٹ گیا، خاموش عہد و پیمان تھا وہ ٹوٹ گیا۔ منال اٹھی تھی بات کو سنبھالنے کے لیے، لیکن وہ شخص نکل گیا جبکہ آغا جان نے اٹھنا چاہا، لیکن وہ اٹھ نہیں سکے تھے۔ شوگر کی وجہ سے ان کی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں رہا تھا۔ وہ اس لمحے کو پچھتا رہے تھے کہ انہوں نے اسے کال کیوں کی۔ وہ اس لمحے کو پچھتا رہے تھے کہ ان کی وجہ سے اس گھر کے آخری فرد کا بھی مان ٹوٹ گیا۔ انہوں نے بے بس ہو کر بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکا لیا۔ حسنار، حسنار! وہ آوازیں دیتی تڑپ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی اس کا تعاقب کرنے لگی تھی۔ وہ لمبی راہداری سے جا رہا تھا۔ وہ ہال کے دروازے سے نکلا۔ پیچھے پیچھے منال تھی، روتی دھوتی اس کے پیچھے گرتی پڑتی گئی تھی، جو تیز قدموں سے جا رہا تھا۔ حسنار پلیز، مجھے پتا ہے تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، وہ ہال کے دروازے سے نکلتی اونچی آواز میں بولی تھی۔ وہ اس کے لفظ سن کر ایک سیکنڈ کے لیے رکا اور پلٹ کر تھوڑا سا پیچھے آیا۔ گھٹیا لڑکی ہو تم، حد سے گری نیچ سوچ کی، اپنی ہی بہن کے دامن میں کانٹے پھیلانے والی، بے شرم اور بے حیا عورت۔ منال کو اس کے الفاظ میں واضح نفرت دکھ رہی تھی۔ اس کے لفظوں سے اسے اپنا جسم جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حسنار پلیز، تمہارا خفا ہونا بنتا ہے۔ تم مجھے جو سزا دو گے میں قبول کر لوں گی۔ سزا ان کو دی جاتی ہے جن سے کوئی تعلق یا واسطہ رکھا جاتا ہے۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے واسطہ یا کوئی تعلق رکھا جائے۔ بس ایک کاغذی رشتہ رہ گیا ہے۔ اس میں سے جو خسارہ کیا ہے تم نے میرا، اس خسارے کا پائی پائی کا حساب لے کر چھوڑوں گا۔ حسنار پلیز، تم نے کہا تھا تم مجھ سے محبت کرنے لگے ہو اور پھر مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے۔ وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے غم سے بولی تھی۔ تف ہے مجھ پر، میری سوچ پر، جس وقت یہ یا پاکیزہ جذبے تم جیسی خبیث لڑکی پر لوٹائے۔ شرم آ رہی ہے مجھے خود پر۔ اس نے ساری تمیز پیچھے چھوڑ دی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ ٹوٹا لہجہ لیے بولی تھی، یعنی وہ اس سے کھیل رہا تھا۔ اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت مجھے، اپنی بے قرار تمناؤں پہ شرمندہ ہوں میں۔ لب چبا چبا کر اس نے اس پر اس کی حیثیت واضح کر دی تھی۔ پلیز، پلیز، میں سب سے معافی مانگوں گی، اس نے بودھی سی دلیل دی۔ تم کہتے ہو تو میں اشنار منال کے پاؤں پڑ جاؤں گی۔ سانپ کو جتنا بھی میٹھا دودھ پلاؤ وہ ڈستا ضرور ہے۔ تم نے اس لڑکی کو ڈسا جو تمہاری محبت میں مجھ سے لڑ پڑتی تھی۔ وہ تمہیں آپ ہی کہتے نہ تھکتی تھی، اس سے تو نہ ڈستی، کچھ تو خیال کر لیتی۔ وہ بول کر رکا اور پھر شروع ہو گیا۔ ایک رات کا روگ ہوگا، پھر کل سے میں بھول جاؤں گا کہ تم کون ہو۔ میں جس رفتار سے بندے کو آسمان پر لے کر جاتا ہوں اتنی دگنی رفتار میں اس کو زمین پر دے مارتا ہوں۔ مجھ پر اپنی اصلیت کھولنے کا شکریہ۔ اسے منال سے نفرت نہیں، گھن آ رہی تھی۔ وہ بہت کول نیچر کا تھا۔ اس معصوم کا چہرہ جلدی سے اس کی نگاہوں میں گھوما۔ اس معصوم کا خسارہ دیکھ کر اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اسے زندہ کر زمین میں گاڑ دے۔ وہ پھر سے جانے لگا تھا۔ حسنار پلیز، ابھی تم غصے میں ہو، اس کے جاتے دیکھ کر وہ پیچھے بھاگی اور اسے بازوؤں سے پکڑا تھا۔ خبردار، اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھونا بھی۔ آئندہ میرے بیچ میں آئے تو میں دیکھوں گا نہیں کہ تم ہو کون۔ وہ کہتے اس کو بازوؤں سے جھٹکا دے کر نیچے پھینکتا نکلتا چلا گیا۔ حسنار!
اس کے پھینکنے سے اس کا سر گملے سے لگا تھا۔ وہ درد کی شدت سہتے بس اس کا نام ہی لے سکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ سو نہیں سکتی تھی۔ اس کے کپڑے پہنے دھوئے پہلے دھوئے پھر استری کیے تھے، ہینگ کر کے اس کے کمرے میں رکھ کر آئی تھی۔ آج وہ اس کے کام ذمہ داری سے سمجھ کر نہیں بلکہ دل سے کر رہی تھی۔ اب اس کے لیے بریانی بنا کر رکھی تھی اور کچھ سوچوں کے بھنور میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اس ستمگر کو بس سوچے جا رہی تھی کہ کیسے اس کی وجہ سے اس پر الزام ہٹا تھا۔ وہ جب بیک کلاس لینے روم میں گئی تھی، میم ثنا نے اس سے سوری کیا تھا۔ کلاس والوں نے بھی نظریں جھکا کر معافی مانگی تھی۔ آج اگر روشنا نہ ہوتا تو اس پہ تہمت کا داغ کبھی نہ ہٹنا تھا۔ اس کی نظروں میں اس شخص کے لیے اس کا مقام اور بڑھا تھا۔ کل رات اپنی بدنامی کا ڈر تھا، آج اس شخص کی ناراضگی کا ڈر تھا۔ اب اسے پریشانیوں کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ جب پریشانی کو خود کے سپرد نہ کر لیتی تب تک اسے چین نہیں ملتا تھا۔ وہ انہی پریشانیوں میں گم تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا، وہ دروازہ بند کر کے اندر ہی آ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر جلدی سے پانی کا گلاس ٹرے میں رکھا اور اس کے کمرے میں جانے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جب کمرے میں چلا گیا تو اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ یہ پانی پی لے۔ وہ فائل دراز میں رکھ رہا تھا جب وہ اندر آتی اسے پانی تھما گئی تھی۔ وہ چپ چاپ پانی لے کر بیڈ پر بیٹھا اور پینے لگا۔ بولا کچھ نہیں۔ اشنا کو ناراضگی اس کے چہرے سے معلوم ہو رہی تھی۔ کھانا لگا دوں آپ کے لیے؟ وہ مزید اس کی خاموشی توڑنے کی خاطر بولی تھی۔ بھوک نہیں ہے مجھے۔ یہ کہتے اس کے چہرے کے تیور مزید بگڑ گئے۔ مجھ سے ناراضگی ہے تو کھانے سے تو مت کرے، ایسے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ اس سے ایشو بن کر ایموشنل کرنے لگی تھی۔ شوہر سے بات چھپانے سے بھی اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ بھی آج ناراض سا سپرمین لگ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کیا مجھے ہی قصوروار سمجھیں گے۔ زیادہ لیکچر میں تو کھانا لگاؤ، میں آ رہا ہوں، روشنال نے اب کی بار غصے سے کہا تھا۔ اوکے، یہ کہہ کر وہ چلی گئی جبکہ روشنال بھی فریش ہونے چل گیا۔ وہ کچن میں آیا تھا تو وہ ٹیبل پر گمسم سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بیٹھا تو اسے سرو کرنے لگی۔ بیٹھ کے میرے ساتھ کھانا کھاؤ، خواہ کھا کے چونچلے نہ کرو۔ جی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی، پلیٹ میں کھانا ڈال کر اس کے سامنے رکھا۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ اب کیا کہہ دیا میں نے؟ اس کے چہرے پر نگاہ پڑی تو اس کی آنکھوں سے آنسو دیکھ کر اسے چھوا تھا۔ نہیں نہیں، رو تو نہیں رہی۔ آنکھوں سے پانی آ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے پانی صاف کرتے اسے مطمئن کیا تھا۔ سوئی تھی دن کو۔ اس کی آنکھوں کے نچلے کنارے سوجے دیکھ کر اب کی بات روشنال نے تفتیش زدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ اشنا سے کوئی بات نہیں بن پا رہی تھی۔ ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ پچھلے دنوں ٹیسٹ ہوتے رہے تو میں بزی تھی، اس وجہ سے آپ کے کپڑے نہیں دھو پائی۔ آج اکیلی تھی تو بس دھوئے ہیں۔ اشنا نے نظریں جھکا کر تفصیلاً بات بتائی۔ اچھا کھاؤ۔ اس نے چاولوں سے بھری چمچ اس کے منہ کے آگے کی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے کھانے لگی تھی۔ اس کی بات سن کر روشنال کا دل کیا اس کو سینے سے لگا لے، اس کی ساری تھکن دور کر دے، لیکن وہ فی الحال اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا۔ اسے کھلا کے خود کھایا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کیے تھے۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کو اٹھتا دیکھ کر سنجیدہ سے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ آپ کے لیے چائے بنانی ہے، اس لیے۔ اشنال نے صفائی دی کہ وہ مزید خفا نہ ہو جائے۔ بیٹھو، میں خود بنا لیتا ہوں۔ پہلی دفعہ وہ اسے اتنا کام کا برڈن دیکھ کر بے سکون ہوا تھا۔ پہلے وہ اٹھا، پلیٹ سنک میں رکھی اور خود چائے بنانے لگا تھا۔ 2 کپوں میں چائے ڈال کر ٹیبل پر رکھی۔ اس کو ٹیبل پر سر رکھ کے گہری سوچ میں گم پایا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل پانی نکل رہا تھا۔ اشنال اٹھو، اپنے روم میں جا کر سو جاؤ۔ اس کا ارادہ اسے چائے پلانے کا تھا، لیکن اس کی آنکھیں دیکھ کر اسے روم میں جانے کا کہا۔ مجھے چائے پینی ہے۔ وہ اٹھتی اپنی آنکھوں سے آتا پانی صاف کرتی چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ چائے کا کپ اٹھا کر پینے لگی تھی۔ اوکے، تم انجوائے کرو، میرا کچھ کام ہے، میں روم میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ اشنال نے اس کے جانے کے بعد تھوڑی سی چائے پی کر پلیٹس اور ساس پین دھو کر رکھا تھا۔ کچھ سوچتے اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ناک کیا۔ اس کی اجازت پا کر وہ اندر داخل ہوئی، جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے لیٹنے والے انداز میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ کوئی کام تھا؟ اس نے نظریں اٹھا کر پوچھا اور پھر سے نظریں جھکا لی تھی۔
नेवी ब्लू सूट में कसम की मर्दाना वजाहत के हमरा अपने नपे तुले अंदाज में सर्द लहजे में गुफ्तगू करता ये शख्स उसके दिल की धड़कनों को मुंतशिर करने की भरपूर सलाहियत रखता था। ऊपर से जिस तरह आज उस शख्स की वजह से कॉलेज में इसका रुतबा बढ़ा था, वो इसकी दासी बन जाने को भी तैयार थी। जी नहीं, उसकी आवाज़ सुनते ही वो बेड की दूसरी साइड पर है चप्पल उतारती इसके पास बैठ गई थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो इसके इस तरह करीब खुद से आने पर पहले चौंक गया था। बेदाग सफ़ेद चेहरे की रंगत की वजह से उसकी आँखों के नीचे हल्के साफ नज़र आ रहे थे। इसकी आँखों से मुतवातर पानी आता देखकर वो परेशान हो गया था। वो कल की तरह आज भी उसे बेचैन ही लगी थी। रोशनाल ने इसके गाल पे हाथ रखकर इसका बुखार चेक किया था। जी, जी, ठीक है। वो इसको अपने लिए फ़िक्रमंद होता देखकर रोशनाल ने इसका लैपटॉप उठाकर बेड पर रखा और खुद इसकी गोद में सर रख लिया, जबकि रोशनाल इसके पहली दफ़ा खुद के करीब आने से साकत हुआ था। मुझे पता है, आप नाराज़ हैं। वो थोड़ी ऊपर होती उसके सीने पर सर रखती एक बाजू इसके गिर्द बांधती हुई बोली थी। मैं नाराज़गी महज़ लफ्ज़ों में रखता हूँ, दिल में नहीं। उसने संजीदा सा जवाब दिया था। मुझे नींद आ रही है, वो लाड से बोली थी। तो मैं क्या करूँ? रोशनाल ने खुफकी से कहा। मुझे सुला दे। वो इसके हाथ अपने बालों पर रखकर बड़े मान से बोली थी। इसकी बात सुनकर रोशनाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वैसे ही मसनूई गुस्सा दिखा रहा था। जिस मान से आई थी, इस तरह वो इसका मान तोड़ना नहीं चाहता था। जिस पर बेपनाह प्यार भी आ रहा था कि वो आज खुद उसके पास आई थी। वो इसके सर पर हाथ फेरने लगा। सारी रात जागने की वजह से अशनाल 5 मिनट में नींद की वादियों में उतर गई थी। अशनाल, रोशनाल ने उसे पुकारा था, लेकिन इसकी सांसों से मालूम हुआ कि वो सो गई है। तौबा है इस लड़की से भी। सोते हुए भी दुपट्टा उतारना गुनाह समझती है। इसके सर पर दुपट्टा देखकर उलझन हुई थी। उसने झुककर इसकी दुपट्टे की गिरा खोली और इसके सर से दुपट्टा उतारकर साइड पे रखा था ताकि वो कंफर्टेबल होकर सोए। लेकिन बिना दुपट्टे के तो हमेशा की तरह इसके होश उड़ा गई थी। वो अपने ही जज्बों से घबरा गया था। इसके गले में पड़ा इसके नाम का लॉकेट उसे आज नजर आया था। जामनी माइल सूट में बेतहाशा दमकती इसकी रंगत इसके गुलाबी चेहरे को पुरकशिश बना रही थी। वो इसके माथे पर लब रखता इस पर कंफर्ट उड़ाते लैपटॉप लिए लाउंज में आ गया था। इसने काम करना था और इसके पास बैठकर वो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता था क्योंकि वो इसकी कशिश में खिंचता चला जाता था। मनाल, मनाल क्या हुआ है? पागल तो नहीं हो गई हो? तमीमना बेगम ने इसको कमरे में नीचे जमीन पर अपने बाल खींचते और रोते हुए देखा था। इसको इस हाल में देखकर परेशान सी उसके पास बैठी थी। मम्मा, आज इस घर के आखिरी फर्द का मान भी मुझसे टूट गया। म मैं बहुत बुरी हूँ। वो रोकर उनके साथ लगी थी। किसका? वो इस अपनी सगी बेटी को उस हाल में नहीं देख सकती थी। हसनाल का मम्मा, अब वो मुझे छोड़ देगा। मम्मा, वो अपना नाम मुझसे छीन लेगा। क्यों छोड़ेगा वो तुम्हें? अपने हक के लिए लड़ना सीखो। डर-डर कर रहोगी तो वो ज़्यादा तुम पे हैवी होगा। वो इसे नए सबक दे रही थी। उसे ज़्यादा सर पर चढ़ाओगी तो ये ज़्यादा सर पर चढ़ेगा। अम्मी, अम्मी आज मुझे पता चला है, बाबा ने दूसरी शादी क्यों की। वो अपना गम भूल गई थी, क्योंकि आपकी इस गलत सोचों की वजह से आपसे दूर हुए। आपने अपनी अना की वजह से बाबा को खो दिया है। आप जो सबक मुझे दे रही हैं, आपने जो मकाम बाबा को नहीं दिया। आपका दिल है वो अपने शौहर को दूँ, ना दूँ। अम्मी, मेरी गलती है। मैं इसकी माफ़ी माँग कर कफ़ारा अदा करूँगी। वो इनका हाथ थामते रो पड़ी थी। तुम्हारी खुशफ़हमी है। हर हर्जाना भरने के लिए तुम ज़िंदा बचोगी तो ही कफ़ारा अदा करोगी ना? उन्होंने तल्ख़ी से भरपूर लहज़े में और नफ़रत में कहा था। मुझे कबूल है। बेशक इस कफ़ारे से मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मुझे मंज़ूर है अम्मी, लेकिन मैं इस इसमें आपकी तरह अना की फ़सील खड़ी नहीं करूँगी। तुम नसीहत के काबिल ही नहीं हो। वो इसे पीछे धक्का देती उठ खड़ी हुई थी। आपकी अच्छी नसीहत होती तो मैं ज़रूर कबूल करती। वो इसको बाहर निकलता देखकर ऊँची आवाज़ में बोली थी, मगर वो चली गई थी। जबकि मनाल पीछे माइयों वाली रात को सोचने लगी, जिस दिन उसने एक मासूम को जहन्नुम में झोंका था। वो रात बार-बार इसके सामने खौफनाक बनकर आ रही थी। माइयों वाली दोपहर में, एक मंज़र ने उसको जलाकर राख कर दिया था। वो मंज़र, जो हसद की आखिरी हद में ले गया था।
6 महीने पहले की एक रात इसको हसद के मकाम पर ले गई थी। 6 माह पहले। उस दिन दोपहर को समीना बेगम ने अशनार को थप्पड़ मारा था। वो कमरे में बंद थी। खालाजान, ईशू नज़र नहीं आ रही, कहाँ है वो? रोशनार ने अशनार का पूछा था। इसके रूम में देखो। बज़ाहिर तो वो ठंडे लहजे में बोली, लेकिन इनका दिल जलकर खाक हुआ था। लेकिन वो अपने दिल को ठंडा कर लेती थी, अशनार पर तशद्दुद करके। मनाल जो रोशनार को सुन रही थी वो जल भून उठी थी। माइयों वाले दिन रोशनार को इसकी फिक्र थी। वो इनकी बात पर सर हिलाता ऊपर आया था। ईशू बच्चे, सॉरी आपने कल ड्रेस कहाँ रखा था? लेकिन कल मैं बिजी था। उसने ईशू का दरवाज़ा नॉक किया और अंदर चला आया। वो अंदर दाखिल हुआ तो वो रो रही थी। सॉरी ईशू, रो तो मत, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो। यार मैं कल बिजी था। इसे लगा कि वो इसकी वजह से रो रही है। उसने ड्रेस और मैचिंग चूड़ियाँ नहीं ला कर दी थी। तब वो नाराज़ बैठी हुई है। सुपरमैन, वो ये कहकर उसके हाथों पर चेहरा रखकर सिसकियों से रो दी थी। क्या हुआ है? इसको इतना ज़्यादा रोता देखकर वो परेशान हो गया। उसका चेहरा ऊपर किया था। ये किसने किया है? इसके चेहरे पर जख्मों के निशानात देखकर वह चौंका था। सुपरमैन में गिर गई थी। ये कहते हुए इसकी हिचकियों में इजाफा हुआ। ईशु बच्चे, ध्यान रखा करो ना। रोशनाल ने उसे अपने साथ लगा लिया था। मनाल जो तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर आई थी, उसको इसके गले लगकर देखकर उसे अपना जिस्म जलता हुआ महसूस हुआ था। चलो छोड़ो, आओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अपने होने वाले शोहर को उसकी इतनी परवाह करता देखकर नफरत का डेरा उसके अंदर जमकर रह गया था। वो रूम में आई थी और अपनी हर चीज बखेर कर रख दी थी। अपनी मायों वाला जोड़ा नीचे फेंका था। ड्रेसिंग टेबल से चीजें तक नीचे गिरा दी थी। वो बेड पर गिरकर रोने लगी थी। उससे नफरत का जोर बढ़ता जा रहा था। वो नफरत में इतनी अंधी हुई कि अपना ही मायों वाला जोड़ा जला दिया था। जो जो गुड़ से मरे उससे जहर देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। माँ की एक बात उसके ज़हन में आई तो शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर आई थी। अगर वो सोच लेती कि यह मुस्कुराहट उसे मौत की अज़ियत देगी तो वो करने से पहले 10 बार सोचती ज़रूर। लेकिन इसमें हसद और नफ़रत का जुनून सवार था। माज़ी, आप ये जो येलो कलर की मैक्सी लेकर आई हैं, वो हैंग कर रही थी। यूनिक स्टाइल की मैक्सी देखकर मनाल का दिल किया उससे छीन ली ये मैक्सी। अर्शनाल इसको अपने रूम में देखकर हैरान हुई थी। क्यों गुड़िया, मैं यहाँ नहीं आ सकती? गर्ज़ के नशे में चूर मनाल के लहजे में खुद ब खुद मिठास घुली थी। वह सताइश से इसकी मैक्सी देखने लग पड़ी थी। नहीं आपी, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल आप इस तरह पहले कभी आई नहीं ना। अर्शनाल ने बज़ाहिर तो हैरानगी कम दिखाई थी, लेकिन इसका अचानक से कमरे में आना और इसका प्यार भरा अंदाज देखकर मनाल कश्मकश में मुब्तला हो गई थी। आज मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। दरअसल अब मेरी शादी होने वाली है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन मेरी गुड़िया मेरी खुशियों में शामिल ना हो। वो इसके बेड पर बैठती धीरे से बोली थी। मैं सारे इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने आई हूँ। मनाल ने पहला पत्ता फेंका था। आप भी? आप तो कहती हैं मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ। आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अशनाल ने परेशान सा कहा था। बुरी लगती थी, लेकिन अब नहीं। ये कहकर वो उठी और उसके हाथों को पकड़कर अपने पास बिठाया। पर गुड़िया, तुम मेरी इकलौती बहन हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ-साथ मेरी शादी में रहो। क़र्ज़ हो तो लहजे खुद ब खुद मीठे बन जाते हैं। क़र्ज़ निकाल कर इंसान ज़हर से भी कड़वा बन जाता है। यही हाल इस वक़्त मनाल का था। तुम्हें देखकर लगता है बहुत ख़फ़ा हो गुड़िया। अपनी आपी को माफ़ नहीं करोगी? वो नम लहजा लिए उसे ब्लैकमेल कर रही थी। नहीं आपी, ऐसी बात नहीं है। आप बहुत अच्छी हैं। वो शिद्दत से इसके गले लगी थी। आज 8 साल बाद वो अपने बाप की बेटी के हवाले से एक बहन से मिल रही थी, तो खुशी क्यों ना होती। इस मासूम को इतनी खुशी थी, वो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। आपी, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ, दोनों इकट्ठे पिएंगे। वह ऐसे कह रही थी जैसे वो बैरून मुल्क से आई हो, लेकिन इसकी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। नहीं गुड़िया, तुम मेरे साथ बैठकर बातें करो। अच्छा लग रहा है मुझे। अपनी अहमियत देखकर मनाल को कमीनी सी खुशी महसूस हुई थी। उसे लगा कि ये काम वो आसानी से कर लेगी। इसके नाना करने पर भी अशना उसके लिए नगेट्स, पकोड़े और चाय के लिए सामान लेकर आई थी। यार, ये लेकर आओ। मेरे रूम में चलते हैं, बातें करेंगे, मूवी भी देखेंगे, चिल करेंगे। अशनान उसके पीछे पीछे चल रही थी।
वो दोनों 5 बजे से लेकर तकरीबन 8 बजे तक बातें करती रहीं। "आप भी वाइयों वाला सूट पहने ना, मैं फ़ोटो खींचूँगी आपके।" अर्शनाल ने मासूम सी फ़रमाइश की। "गुड़िया, क्या बताऊँ, इस्त्री करते वक़्त मेरे कपड़े जल गए। यार मम्मा डाँटेंगी ना मुझे। आप ही आप इतनी छोटी-सी बात लेकर परेशान क्यों हो रही हैं? मैं आपको अपनी मैक्सी ला देती हूँ।" अर्शनाल ने बड़े दिल से कहा था। "सच्ची?" मनाल ज़ोर से इसके गले लगी थी। "अच्छी आपी, मैं अभी लेकर आती हूँ।" ये कहकर वो 5 मिनट में मैक्सी, मैचिंग खुस्से और मैचिंग चूड़ियाँ ले आई थी। "आपी, मम्मा आ जाएँगी यार।" "नहीं आएँगी, वो रात को आएँगी। मम्मा और खाला शॉपिंग करने गई हुई हैं।" मनाल ने अशनाल को मुतमईन किया था। ताया भी इनके घर नहीं गए थे। अशनाल तो ज़्यादातर घर से बाहर ही पाया जाता था। रोशनाल और सगीर साहब इकट्ठे आते थे। अशनाल इसकी बात सुनकर मुतमईन हो गई थी, क्योंकि एक मिनट भी उसे मनाल के पास भटकने नहीं देती थी। फिर वो 2-3 घंटे हल्ले-गुल्ले में पिक बनवाती रही थी। अशनाल तो हवाओं में उड़ती फिर रही थी कि आज उसकी आपी उसे बुला रही है। "आप ही सब आए तो आपने पिक्स बनवानी है फैमिली ग्रुप में? मैं स्टेटस लगाऊंगी। सबको भी तो पता चले कि मेरी आपकी आपी कितनी प्यारी है।" वो तालियां मारते हुए पुरजोश हुई थी। "आपी, कसम से आपने भी इतनी अच्छी बनाई है, लगता नहीं है कि आपने कभी में कोई काम ना किया हो।" वो रात 11 बजे उसके हाथ की कॉफ़ी पीकर इस बहन के कसीदे पढ़ रही थी, जो कुछ ही पल में उसकी ज़िंदगी में ज़हर घोलने वाली थी। "स्पेशल तुम्हारे लिए बनाई है," मनाल ने मायने ख़ीज़ी से कहते हुए कहा था, क्योंकि जो चाय उसने अशनार को दी थी, उसमें नशावर महलूल था, जिससे अशनार को नुकसान तो नहीं पहुँच सकता था, पर ये सोच सिर्फ़ मनाल ने अशनार को बाकी नुकसान नहीं पहुँच सकता था। लेकिन इसको कितना नुकसान होता था, ये वो जान लेती तो इसके रोंगटे खड़े हो जाने। ये तो अशनाल से पूछता कि वो कैसे पल पर मरी थी। किसी की नज़रों से गिरना मौत से बदतर होता है। वो तो सबकी नज़रों से गिरने वाली थी।